जो आपका तनाव होता है उसी को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो प्रति एकांक जो परिच्छेद क्षेत्रफल है उसमें जो उत्पन्न तनाव होगा उसको प्रतिबल कहते हैं। तो T/πr² की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो प्रतिबल की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा V इक्वल टू यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगा, तो V इक्वल टू आपका हो जाएगा स्क्वायर, या इसको आप जनरल भाषा में अंडरवुड बोलते हैं, ये हो जाएगा प्रतिबल और बटे डेंसिटी। ठीक है, ये आपका फार्मूला जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल। ये सूत्र है आपका इसके लिए, तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा जरूर से बात है आप लोग। यहाँ पर मैंने कहां से शुरुआत की थी, टाइप्स ऑफ वेव में अनुप्रस्थ तरंग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो ठोस में जनरेट होती है। ठोस में क्यों जनरेट होती है, क्योंकि उसमें रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी जिसमें पाई जाएगी जिसमें पदार्थ में, वहां पर ये अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होंगी, ट्रांसवर्स वेव। और उसके अलावा ये द्रव में उत्पन्न होती है, लेकिन द्रव के अंदर नहीं, द्रव की सतह पर। आगे यहाँ पर किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी पदार्थ के ऊपर अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषित किया गया है, वो किस पर निर्भर करता है, स्क्वायर रूट ऑफ ईटा अपॉन टी। जहां पर ईटा आपका द्रव्यता गुणांक है, टी आपकी डेंसिटी थी। फिर हमने एक फ्लेक्सिबल स्ट्रेच वायर दिया जिसकी रेडियस r है, डेंसिटी d है। तो ये किस पर निर्भर करेंगे वो आपको यहाँ पर बताया गया। और अंत में आपका ये जो है ये बेसिकली आपका फाइनल फार्मूला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है अनुदैर्ध्य तरंग गति की चाल। ये थी अनुप्रस्थ तरंग गति की चाल। अब पढ़ते हैं लोग अनुदैर्ध्य तरंग गति की चाल। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेकंड नंबर, वो हो गया अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन की हमें चार डिस्कस करनी, यानी कि आपका क्या कहते हैं इसको, हाँ, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। तो यहाँ पर देखिएगा अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में संचलित हो सकती है। मैंने क्या बताया था जब अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में बताया था, तो इसमें मैंने बताया था कि ये जो आपकी होती है ये आपकी सॉलिड में भी जा सकती है, दूसरा आपका ये लिक्विड में भी जा सकती है, और तीसरा आपका ये गैस में भी बन सकती है, ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में संचलित हो सकती हैं। किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल केवल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंग की चाल अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर बात की जाए तो ये किसमें डिपेंड करेगी, ये माध्यम के गुणों पे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम पे, माध्यम के गुणों पर निर्भर करेगी। पहली बात, माध्यम के गुणों पर निर्भर करेगी। ठीक, माध्यम के गुणों पर। तो अब ये किस चीज पे नहीं डिपेंड करेगी, अनुदैर्ध्य चाल सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में भी जनरेट हो रही हो, तो ये आयाम और आयाम या कह लीजिए शेप पर निर्भर करती है। ठीक है, ये आयाम या उसके रूप पर निर्भर करती है कि उसका रूप कैसा है, इस पर डिपेंड करती है और इस पे नहीं डिपेंड करती है। ठीक है, इस पर डिपेंड करती है माध्यम के गुणों पर। आयाम या रूप, उसका आयाम कैसा है, उसका रूप कैसा है। आयाम मैंने बताया था विराम साम्यावस्था के इधर उधर जितना भी विस्थापन होता है वो आयाम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पे निर्भर नहीं करेगी, इस पे निर्भर करेगी। आगे देखते हैं यहाँ पर तरंग, फिर आगे देखते हैं माध्यम के वेव जिनके द्वारा अनुदैर्ध्य तरंग की चाल नियंत्रित होती है, वो क्या है, वो प्रत्यास्थता और जड़त्व है। तो चलिए आगे देखते हैं। माध्यम की जब बात कर दी गई है, तो जब माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है तो वहां पर दो मेन चीज, दो क्वांटिटी डिफाइन होती है। पहला आपका इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी पहली बात वो इलास्टिसिटी पे निर्भर करती है, दूसरी आपकी इनर्शिया, जड़त्व पे निर्भर करती है। ठीक है, ये तो यहाँ पर जब हम अनुदैर्ध्य तरंग गति की चाल बात करेंगे तो वो आपके अनुदैर्ध्य तरंगें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकती है, लेकिन वो किस पर निर्भर करती है, माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है।
और माध्यम के गुणों पर निर्भर करती, किस पे निर्भर नहीं करती है, आयाम पर या उसके रूप, उसका रूप कैसा भी हो, मोटा लंबा पतला गोल चौकोर कुछ भी हो, उस पर निर्भर नहीं करती है। माध्यम के गुणों पर, माध्यम के गुण कौन कौन से, तरंग गति की विशेषता में जाकर फिर से आप लोग पढ़िएगा। माध्यम के गुणों में इलास्टिसिटी और इनर्शिया में डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे हम लोग ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। क्योंकि यहाँ पर आपने ये बात जानी है कि ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में उत्पन्न हो सकती है, तो इसलिए हमको तीनों में अलग अलग पढ़ना है, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड के लिए। ठीक है, तो सॉलिड के लिए डिस्कस करना होगा, तो इसमें पहला हम लोग होगा सॉलिड, यानी कि हमारी जो पहली हेडिंग इसमें सब हेडिंग हो जाएगी, ये पॉइंट वो ये हो जाएगी कि अनुदैर्ध्य तरंग गति की चाल किसमें, ठोसों में। तो ठोस में या अनुदैर्ध्य तरंग गति की चाल। अब यहाँ पर देखिए कि किसी विस्तृत या ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग गति की चाल निम्न सूत्र से दी जाती है। तो यानी कि यहाँ पर इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से आप लोग जानिए कि ये किसी ठोस में जो अनुदैर्ध्य तरंग गति की चाल होती है वो आपकी हो जाती है b + 4/3 और ईटा अपॉन d। ठीक है, ये आपकी होती है। यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंग गति की चाल जो सॉलिड में होती है वो इस सूत्र के द्वारा दी जाती है। यानी कि कोई आपका एक्सपेंडेड सॉलिड है, मान लीजिए डेस्टर है और इसमें अनुदैर्ध्य तरंग को उत्पन्न किया गया है, तो वो इसमें b स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट b + 4/3 ईटा अपॉन d इस सूत्र के द्वारा दी जा सकती है सॉलिड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर बीटा, b, ईटा और d क्या है तो समझ लीजिए। b क्या है बेसिकली यहाँ पर, ईटा क्या है और d क्या है। d आप लोग जानते हो, d आपका डेंसिटी यानी कि घनत्व है, और ईटा आपका क्या है, ईटा आपका रिजिडिटी कांस्टेंट, मैंने पहले भी बताया था, दृढ़ता गुणांक है। ठीक है, ये आपका दृढ़ता गुणांक है। फिर आपका अगला यहाँ पर ये बीटा क्या है, तो सॉरी b क्या है, b आपका आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक है। b आपका आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। अब आप लोग तो इसको वीडियो में देखेंगे तो कैसे मैं जान पाऊंगी आप लोग समझ में, बाद में अपने डाउट आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। यदि ठोस एक लंबी छड़ के रूप में, मान लीजिए ये, तब छड़ में अनुदैर्ध्य तरंग गति की चाल को डिफाइन किया जाएगा कैसे। मान लीजिए हम कोई एक आपकी रॉड ले रहे हैं, ठीक है, एक आपकी कोई रॉड ले ली है, तो वहां पे उस रॉड में जो अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो स्पीड होगी उसको कैसे डिफाइन करेंगे, v = y/d। अगर हमने किसी रॉड को लिया है, ठीक है, रॉड को लिया है, कोई लंबी रॉड जैसे कि ये, तो उसमें छड़ में जो तरंग अनुदैर्ध्य तरंग की चाल होगी उसको v = y/d से डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, y को ठोस का यंग गुणांक है, मॉड्यूलस कांस्टेंट कहते हैं। y को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस का यंग गुणांक, ठोस का यंग गुणांक। ठीक है, फिर अगली चीज इसमें d आप लोग भली भांति परिचित है, d को हम लोग डेंसिटी कहते हैं यानी कि घनत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ये पहली बात, किसी भी ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग गति की चाल जो है वो इस सूत्र से दी जाती है। फिर अगर हमने किसी एक लंबी रॉड को लिया है तो उसमें जो अनुदैर्ध्य तरंग गति की चाल होती है वो उसके ठोस का जो यंग गुणांक होता है, मॉड्यूलस कांस्टेंट होता है, और उसकी जो डेंसिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आगे, अब यहाँ पर आगे एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण को हम समझ लेते हैं। v = y/d से हमारे पास जो सूत्र था किसी भी लंबी रॉड के लिए वो था √y/d। अब इसमें हमने किसी लोहे के लिए इसमें उदाहरण दिया गया है कि लोहे का जो मॉड्यूलस कांस्टेंट है, यानी कि आयरन की अगर बात की जाए तो आयरन के लिए जो y की वैल्यू होती है वो होती है 2 × 10⁻11, 2.0 × 10⁻11, और इसका यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन/मीटर स्क्वायर।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फिर जो आपका यहाँ पे इसकी डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी डी को जो आयरन या लोहे के लिए होती है वो 7.7 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। 7.7 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, इसको कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे तो कुछ नहीं करना है, v इज इक्वल टू आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट में सारी वैल्यू रख दीजिए 2.0 into 10 to the power 11। आज लोगों के मन में अगर ये क्वेश्चन आना चाहिए, इस समय ये क्वेश्चन ये आना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहले मैं इसको रख देता हूँ 7.7 into 10 to the power 3। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर यहाँ पर ये 2.0 लगाने की क्या जरूरत है। तो आप लोग जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जब हम लोग को पढ़ाया गया होगा तो उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाए गए होंगे, सार्थक पढ़ाए होंगे। तो वहां पर बताया जाता है कि भौतिकी में और चाहे रसायन भौतिकी में स्पेशली जब इसको 2.0 लिखा तो 2.0 ही लिखेंगे, क्योंकि हर एक स्थान की एक अपना मान होता है। ठीक है, तो वो सार्थक अंक में आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से 2.0 ही लिखूंगा, ना कि 2 लिखूंगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं पूरा कैंसिल आउट हो करके, तो ये आपका आता है 5096 और मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका हो गया ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग गति की चाल, जो कि मैंने बताया था शुरू में। जो अगर ठोस के अनुदैर्ध्य तरंग गति की चाल को परिभाषित किया जाता है तो वो होता है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर मैंने बताया था v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये v प्लस 4/3 ईटा अपॉन d। v कहाँ, v यहाँ पर क्या था, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, ईटा आपका दृढ़ता गुणांक, d आपकी डेंसिटी थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग गति की चाल। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि ध्वनि की तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें ही हैं। अब प्रयोगों द्वारा लोहे में ध्वनि की चाल को जब कैलकुलेट किया गया वो 5130 आती है। प्रयोगों के द्वारा जब इसको कैलकुलेट किया गया तो इसकी वैल्यू आती है 5130 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रयोगों के द्वारा जब वैल्यू निकाली गई तो ऐसे तो ये कैलकुलेटिव मेथड है, कैलकुलेशन करके निकाले गए, लेकिन जब ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो 5130 मीटर प्रति सेकंड उसमें वैल्यू आई थी। ठीक है, तो अगला वीडियो जो आप लोग का होगा वो द्रव में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए होगा। तो अगला वीडियो क्या हम लोग चलिए इसी में डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट छोटा सा टॉपिक है, डिस्कस हो जाएगा। चलिए अगला है हम लोग का लिक्विड के लिए। ठीक है, तो इसमें जो बी पॉइंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फॉर लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे देखिएगा। इसमें जब हम लोग लिक्विड की अगर बात कर रहे हैं द्रवों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल, तो उसको डिफाइन किया गया है v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल P अपॉन T। B मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये क्या है, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, और T क्या है, यहाँ पे डेंसिटी यानी कि घनत्व है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, ये चीज आप लोग को समझ में आ गई। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन जल के लिए किया गया है। तो जल के लिए हमें दो चीज चाहिए, जल के लिए वाटर के लिए बेसिकली B चाहिए और D चाहिए। तो B की वैल्यू फटाफट देखते हैं, D की वैल्यू फटाफट नोट करते हैं। ये आपकी हो जाती है 2.1 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर डेंसिटी की बात करें तो वो 1.0 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये आपकी हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम इसमें रख देंगे तो v इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 2.1 into 10 to the power 9 और अपॉन 1.0 into 10 to the power 3। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1449 इज इक्वल टू 1449 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका द्रव में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल के लिए ये आपका कैलकुलेटिव तरीके से यानी कि गणित के माध्यम से निकाला गया है। अब लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैलकुलेट किया गया